सामाजिक सर्वेक्षण की उपयोगिता हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण विधि सामाजिक समस्याओं के समाधान और उसके पुनर्निर्माण में आवश्यक है। और ये एक प्रकार की सरल विधि है क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण, अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी उपयोगिता में हमने ये भी देखा था कि इसके अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिक तथ्यों का भी अध्ययन कर सकते हैं। किसी समस्या के बारे में मानसिक पक्ष जैसे कि विचार, भावना, मनोवृत्ति, मूल्यों आदि के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक सर्वेक्षण विधि की सीमाएं कौन कौन सी होंगी। लिमिटेशंस ऑफ सर्वे मेथड। सर्वेक्षण की सीमाओं में सबसे पहली सीमा है कि ये केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक सर्वेक्षण में केवल ऐसी ही घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है जो मूर्त होती हैं, दृश्यमान होती हैं। मूर्त का अर्थ होता है जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वे सभी घटनाएं मूर्त घटनाएं होती हैं, जैसे कि परिवार की संरचना, आकार, जनसंख्या, रहन सहन का तरीका, अपराध, निर्धनता, आय, व्यय आदि का अध्ययन हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस सर्वेक्षण विधि के माध्यम से हम उन समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं जो कि अमूर्त होती हैं, अदृश्य होती हैं। उनके अध्ययन के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। जैसे कि लोगों के विचार, भावनाओं को, उनके दृष्टिकोणों को, विश्वासों को अगर हमें जानना है तो उसके लिए हम सर्वेक्षण विधि के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इससे हमें विश्वसनीय जानकारी भी प्राप्त नहीं होगी। इसके अध्ययन के लिए हमें मनोवैज्ञानिक विधियों की सहायता लेनी होती है। सर्वेक्षण के द्वारा संख्यात्मक तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं, गुणात्मक तथ्य एकत्रित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरी सीमा है अध्ययन का क्षेत्र सीमित होता है। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सीमित क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और समस्याओं का हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। समस्याओं के व्यापक और बहुमुखी पक्षों के अध्ययन के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। तो जो समस्याएं सीमित क्षेत्र की होती हैं, केवल हम उसी का सर्वेक्षण विधि के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। बड़ी या व्यापक समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तीसरा है सर्वेक्षण विधि अधिक समय और धन की आवश्यकता इसमें होती है। सर्वेक्षण विधि समय और धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली मानी गई है। सर्वेक्षण की योजना बनाने से लेकर अध्ययन का प्रतिवेदन मीन्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है और इसमें काफ़ी समय लगता है और धन भी खर्च होता है। कई बार तो सर्वेक्षण कई वर्षों तक चलता रहता है। निर्देशन निकालने, प्रश्नावली और अनुसूची तैयार करने में, साक्षात्कार लेने में बहुत समय लगता है। सर्वेक्षण कार्य में लगे लोगों का वेतन, उनकी यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण, प्रश्नावलियों का मुद्रण करना, कागज़, फाइलें तैयार करना, टाइपिंग, टेप, कैमरा आदि बहुत सी चीज़ों में धन व्यय करना पड़ता है और धन के अभाव में कई बार सर्वेक्षण को अध्ययनकर्ता के द्वारा बीच में ही बंद करना पड़ता है। चौथी कमी है इस विधि की कि एक अध्ययन दल की इसमें आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण जब बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं और कई कार्यकर्ताओं की इसमें आवश्यकता होती है, जैसे कि निदेशक है, उपनिदेशक, अनुसंधान अधिकारी, लिपिक, प्रगणक और अध्ययनकर्ताओं आदि की इसमें आवश्यकता होती है। इन सभी को प्रशिक्षित करने और इन सभी में तालमेल स्थापित करने में कई कठिनाइयाँ आती है। यदि विभिन्न कार्यकर्ताओं में पारस्परिक सहयोग न हो और तनावपूर्ण संबंध हो तो सर्वेक्षण कार्य को धक्का लगता है। मतलब
सर्वेक्षण विधि में एक अध्ययन दल की आवश्यकता होती है और उस अध्ययन दल के जो लोग होते हैं उन्हें अपने कार्य की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अपने कार्य में वो दक्ष होने चाहिए। इसके साथ ही टीम के सभी सदस्यों में अच्छा तालमेल भी होना चाहिए। अगर उनमें किसी प्रकार से तालमेल नहीं है, वो एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, उनके बीच तनावपूर्ण संबंध है, तो ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता है। दक्ष, अनुभवी और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को जुटाना भी एक कठिन काम है। एक कमी है सर्वेक्षण विधि की कि इसमें अभिनति की संभावना होती है। सर्वेक्षण कार्य एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है और निदर्शन का चुनाव करने, प्रश्नावली का निर्माण करने, साक्षात्कार लेने आदि सभी में अध्ययनकर्ता के अपने स्वयं के कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, जिनके कारण पक्षपात आने की संभावना रहती है। अध्ययनकर्ता ने किसी समस्या या घटना के विषय में पूर्व में क्या विचार बना रखे हैं, क्या भावना बना रखी हैं, तो वे पूर्वाग्रह सब के कारण पक्षपात होने की संभावना होती है। एक कमी है इसमें सैद्धांतिकरण का अभाव। सामाजिक सर्वेक्षण सीमित क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं, अतः उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन है। सर्वेक्षणों का अधिकांशतः प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने और स्पष्टीकरण करने के लिए उपयुक्त है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों के निर्माण के लिए नहीं। एक कमी है इसकी कि इसमें किसी भी समस्या या घटना का गहनतम अध्ययन नहीं किया जा सकता। गहन अध्ययन करना असंभव होता है, क्योंकि सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का गहन अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा अधिकांशतः हाँ या नहीं में उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा विषय के बारे में केवल मोटी मोटी बातें या फिर सतही सूचनाएं ही संकलित की जा सकती हैं। सर्वेक्षण विधि की कार्यप्रणाली भी कठोर होती है। इसकी अध्ययन प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित और एक क्रमबद्ध प्रणाली है। इस प्रक्रिया का संचालन केवल बुद्धिमान, कुशल, अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। सभी व्यक्तियों का अध्ययन जड़ वस्तुओं की भांति एक ही प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों के अनुरूप ही प्रश्नों और अनुसूची की भाषा, साक्षात्कार के तरीकों में बदलाव करना पड़ता है, जिसकी स्वीकृति सर्वेक्षण पद्धति में नहीं होती है। इसका परिणाम ये होता है कि कई बार महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित रहना पड़ता है। तो सर्वेक्षण विधि के माध्यम से हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं होती हैं, हाँ या नहीं में ही उत्तरदाता उत्तर देता है, और इसकी कार्यप्रणाली भी बहुत व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती है। सर्वेक्षण विधि की विश्वसनीयता में भी संदेह हो सकता है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता में कई बार संदेह व्यक्त किया जाता है। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा, क्रम और रचना दोषपूर्ण है, अथवा प्रश्न लंबे लंबे हैं, व्यक्तियों की भावनाओं पर चोट करने वाले प्रश्न हैं और उनसे संबंधित सूचना चाहने वाले हैं, तो सही उत्तरों की आशा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों और उसके पक्षपात, उसके मत, उसके मूल्य, उसके पूर्वाग्रहों का भी अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्य संदेहप्रद होते हैं। सर्वेक्षण विधि की एक कमी ये है कि इसके माध्यम से हम केवल तात्कालिक समस्याओं का ही अध्ययन कर सकते हैं। सर्वेक्षण का प्रयोग तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है और दूरस्थ सामाजिक समस्याओं के लिए नहीं किया जाता। एक समय और स्थान पर किए गए सर्वेक्षण अन्य समयों और स्थानों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते और उन पर ज़्यादा निर्भर नहीं रखा जा सकता। सामाजिक सर्वेक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है और सैद्धांतिक उपयोगिता कई बार इसमें भुला दी जाती है। अध्ययनकर्ता के व्यक्तित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ अध्ययनकर्ता बहुत परिश्रमी, मेहनती होते हैं, लगनशील होते हैं। वे अपने अध्ययन कार्य को बहुत ही कर्तव्यनिष्ठता से, अपनी बुद्धिमानी से और ईमानदारी से करते हैं। लेकिन कुछ अध्ययनकर्ता ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं,
अपने काम से जी चुराने वाले, उनका काम से कोई लगाव नहीं होता, बहुत पक्षपाती होते हैं, या फिर उन्हें अपने काम की पूरी जानकारी नहीं होती, अपने काम में वो दक्ष नहीं होते, कम शिक्षित होते हैं। तो इन सभी बातों का भी अध्ययन के निष्कर्षों और सिद्धांत निर्माण पर अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। सर्वेक्षण यंत्रों के दोषपूर्ण चुनाव होने से भी कई बार निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ता है कि एक अध्ययनकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में अपनी समस्या के लिए जो भी सूचना एकत्रित करना चाह रहा है, उसके लिए वो किन यंत्रों का उपयोग कर रहा है, क्या वो यंत्र सही है या फिर दोषपूर्ण है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। निर्देशन के चयन में पक्षपात आने पर भी सर्वेक्षण दोषपूर्ण हो सकता है।